पाइल्स की बीमारी है क्या और कैसे रखा जाता है इसका ख्याल, आज सब कुछ समझा देंगे डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। मैं समझता हूँ पाइल्स बवासीर हर 10 में से 4 लोगों को होती है। ये जो बवासीर बीमारी है, पाइल्स जो है, ये कैसे होती है? क्या खून का आना वॉशरूम में, ये 100% ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये बवासीर ही है। अगर आपको एक दफ़ा भी ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर ये जो बीमारी है ये शुरुआती अमल में आ गई है। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का होना और उसके लिए स्ट्रेनिंग या जोर लगाना, ये वो अलामात हैं कि अगर ये किसी भी शख्स में मौजूद हैं तो उसको लाजमी अपना एक दफ़ा मुआयना ज़रूर कराना चाहिए। असल में लोग जो खाते हैं फिर वो सुबह उसी तरीके से प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ तो मुहावरा मशहूर है, मुंह का मज़ा और कुल्लू की सज़ा। ये जो बीमारी है बवासीर, ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है या मर्दों में ज़्यादा होती है? अच्छा नादिर भाई, दोनों इफेक्ट होते हैं इससे। ज़्यादा जो है वो मर्दों में है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को अगर पता चले इनिशियली खून आए कभी कभी, उसका इलाज बताएं कि ग़िज़ाइयत पे क्या क्या चीज़ें खाए? ठंडी चीज़ें खाए? ठंडी तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ऐसी चीज़ें खाए जो उसके लिए कब्ज़ का बायस नहीं बनती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि नादिर भाई, आप जो वॉशरूम में मोबाइल अगर आप यूज़ करोगे तो इसके नुकसान ये हैं। हर बंदा वॉशरूम में डीले कर रहा है, ओ चुक ले, ओ फाड़ ले, और निकल गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, इसका अगर बिलफर्ज इलाज है तो इलाज के वेज क्या है? एक तो सर्जरी है, एक लेज़र है। नादिर भाई, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है हम बात करें दवाई के बारे में। हमारे यहाँ एक ओल्ड कॉन्सेप्ट भी ये है कि बवासीर हो गई तो सिर्फ ऑपरेशन ही होगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कैंसर की भी कुछ ये मिलती है कि खून आना, ब्लड आना वॉशरूम से, ये उसकी भी डायग्नोसिंग में कहीं आती है? जो ब्लड का आना है पखाने के अंदर, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि बवासीर ही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ अंदरूनी तौर पे कैंसर की डेवलपमेंट हो रही हो। डॉक्टर साहब, ये पाइल्स की जो बीमारी है बवासीर की, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? क्या इस बीमारी का डायरेक्ट ताल्लुक ग़िज़ा से है? औरत बवासीर का मसला मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है, अब वो सारा एग्जामिन भी करेगा और सारा प्राइवेसी और पर्सनल सारी चीज़ों को देखेगा, ऐसा होता है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। पाइल्स की बीमारी है क्या और कैसे रखा जाता है इसका ख्याल, आज सब कुछ समझा देंगे डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई, क्या हाल है आपके? सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? अल्लाह का करम है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत अहम पॉडकास्ट। मैं समझता हूँ पाइल्स बवासीर हर 10 में से 4 लोगों को होती है, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही। और ये मतलब खामोश बीमारी है और इसके फिर कितने नुकसानात हैं, कहाँ कहाँ तक जाती है। और आज पॉडकास्ट में हमारा जो महवर है वो बवासीर है, जिस पे लोग बात नहीं करते बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को छुपाया जाता है, इस बीमारी को बताते नहीं है, शर्माते हैं। असल में ये जाहिर है हमारे बिटवीन 2 legs हिप्स से इसका ताल्लुक है। बिल्कुल। और लोग इस चीज़ से बताने से भी झिझकते हैं, बल्कि मजाक उड़ाया जाता है, बवासीर हो गई क्या? हाँ। बवासीर हो गई क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे हम कि ये जो बवासीर बीमारी है, पाइल्स जो है, ये कैसे होती है और किस एज ग्रुप से स्टार्ट होती है, और क्या खून का आना वॉशरूम में, ये 100% ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये बवासीर ही है। पहले तो नादिर भाई, आपने मुझे जो बुलाया है और जिस हवाले से आपने आज पाइल्स का टॉपिक रखा है, पहले तो आपने एक बहुत बड़ा टैबू को जो ना ब्रेक किया है, क्योंकि आप देखेंगे कोई कंटेंट क्रिएटर भी इस पे बात नहीं करता। तो आपने पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, जो पाइल्स की बीमारी है, ये जैसे आपने ख़ुद भी बताया कि इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़। हर शख्स, ये कहा जाए कि अगर इसका शिकार है तो ये गलत नहीं होगा। हर शख्स, तकरीबन हर शख्स, 10 में से 40% जो पेशेंट्स हैं वो कभी ना कभी इसकी अलामत को ज़रूर महसूस करते हैं,
उनको ऐसा होता है कि उनको ये अलामात आ जाती है। अच्छा, अब अलामात क्या है इसकी? जो इनिशिएटिंग यानी जो पहली अलामात है ना, इसके अंदर है कि पखाने की जगह पे खारिश का होना, खारिश का होना, सही है। ब्लीडिंग का आना, खून का आना। अगर आपको एक दफ़ा भी ब्लड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर ये जो बीमारी है ये शुरुआती अमल में आ गई है, अब ये शुरू होने लगी है। ठीक है। तीसरा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का होना और उसके लिए स्ट्रेनिंग या ज़ोर लगाना। ये वो अलामात हैं कि अगर ये किसी भी शख्स में मौजूद हैं तो उसको लाजमी अपना एक दफ़ा मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुआयना कराएगा तभी तो उसको पता चलेगा कि एक्चुअली ही अंदर क्या चल रहा है। हाँ, अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे यहाँ एक इशू ये है कि लोग छुपाते भी हैं, बताते भी नहीं हैं और एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करते। उनको ये भी नहीं इल्म कि जाके दिखाना किसको है हमें। एक वो जनरल फिजिशियन जो है, जो आपके इलाके के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, वो इसका इलाज नहीं कर सकता, वो इसका मुआयना नहीं कर सकता। उसको नहीं मालूम कि हमने, वो आपको सिम्टम्स तो आपके ट्रीट कर देगा, वो आपको आपकी अगर ब्लीडिंग है, पेन है तो उसके नतीजे में आपको दवाई तो दे देगा, मगर वो उसका तशख़ीस प्रॉपर नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग और वो एक्चुअली चल क्या रहा है। वो वार्निंग साइंस कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं? एक तो जैसे आपने कहा है पखाने में खून आना, ब्लड जी, वॉशरूम में, और यूरिन में भी। यूरिन एक सेपरेट पूरा एंटिटी है, उसका ताल्लुक नहीं है ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, वॉशरूम में खास तौर पे जिसे हम कहते हैं बड़ा पेशाब, पखाना, पॉटी, उसमें ब्लड आना जी, और इसके अलावा खारिश और क्या क्या जलन का होना वॉशरूम के करते हुए। असल में लोग जो खाते हैं फिर वो सुबह उसी तरीके से प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ तो मुहावरा मशहूर है, मुंह का मज़ा और कुल्लू की सज़ा। तो वो चीज़ भी है कि भाई खाओगे ऐसा तो सुबह जलन होगी। बिल्कुल। तो ये क्या, ये भी बवासीर की अलामत है, जलन का होना? बवासीर अगर तो आपको कुछ ऐसा खाने से की वजह से हो रही है कि आपने कुछ हैवी खा लिया है, कुछ मिर्चों वाली चीज़ ले ली है, तब तो इट्स फाइन, वो एक दिन के लिए है, वो सही है। मगर अगर ये मुस्तकिल रह रहा है किसी को, सही है, कोई 5 दिन से है, 6 दिन से है, हफ्ते से है, 10 दिन है, महीना में है, या ऐसा है कि 2-3 दिन होता है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर 1 महीने के बाद फिर 3-4 दिन होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सूरत में दिस इज़ प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अंदर अंदरूनी तौर पे चल रही है, तभी आपको ये सिम्टम्स जो है ना वो महसूस हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है बवासीर, ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है या मर्दों में ज़्यादा होती है? अच्छा नादिर भाई, दोनों इफेक्ट होते हैं इससे, इक्वली होते हैं। ज़्यादा जो है वो मर्दों में है, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। खाने की वजह से बहुत बाहर क्या खाते हैं, ये ताल्लुक है? बिल्कुल। ज़्यादातर जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं इनके अंदर जो है वो ज़्यादा इम्कानात होते हैं इसके, क्योंकि आपको पता है IT के ज़्यादातर, हमारे यहाँ कराची में भी अगर आप देखें ज़्यादातर वही लोग हैं जो IT या सिटिंग वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, इसका बैठने से भी ताल्लुक है? बैठने से भी ताल्लुक है और बैठने के अलावा ग़िज़ा से भी ताल्लुक है। अब वही शख्स जो 8 घंटे एक स्ट्रेट सीट पे बैठ रहा है, बाहर जाके वो बर्गर खा रहा है क्योंकि उसके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, और वो जो है घर जाके फिर वही अपना टीवी के सामने या मोबाइल लेके बैठा हुआ है। तो जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं ये वजह बनते हैं, और ग़िज़ा जो है वो एक एडिशनल आपके समझ लें कि वो उसके ऊपर मज़ीद प्रॉब्लम का वजह बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को अगर पता चले इनिशली खून आए कभी कभी, तो वो उसका इलाज बताएं कि ग़िज़ाइयत पे फूड के हिसाब से इलाज क्या है, क्या क्या चीज़ें खाए? ठंडी चीज़ें खाए? ठंडी तो ये ठंडी तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ऐसी चीज़ें खाए जो उसके लिए कब्ज़ का बायस नहीं बनती, यानी पर्सन टू पर्सन आते हैं और एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। और अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो ग़िज़ा के अंदर अगर पानी का इस्तेमाल कोई शख्स ज़्यादा करे, अगर जो है वो फाइबर का इस्तेमाल करे, यानी लाल आटे की रोटी इस्तेमाल करे, अच्छा। अगर चावल का इस्तेमाल कम करे, ज़्यादा मिर्चों का, ज़्यादा जो है वो ऐसे ग़िज़ाओं का कि जो जैसे गोश्त या मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ हैं, कढ़ाई है, यानी या फिर जो है तेल वाले आइटम से अवॉइड करें, तली हुई चीज़ें भी अवॉइड करें, जैसे कि समोसे, कोई इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपकी अंदर जो है वो चेंजेस क्रिएट करती है, और उसके अंदर फिर चांसेस यही होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ से बच जाएंगे। तो हमारे यहाँ इस तरह अनफॉर्चुनेटली है नहीं। हम ज़्यादातर आजकल फोकस यही है कि बस जो है ना वो अच्छी ग़िज़ा मिल जाए, हैवी ग़िज़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी ऑफ कैमरा डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि नादिर भाई, आप जो
वॉशरूम में मोबाइल अगर आप यूज़ करोगे तो इसके नुकसान ये हैं, वो ज़रा मैं चाहता हूँ वॉशरूम में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये 99% आप डन कर दें। हाँ जी, हाँ, एग्रीड अपॉन मसला है, हर बंदा वॉशरूम में डीले कर रहा है, ओ चुक ले, ओ फड़ ले, और निकल गए, ये वही है मसला। हाँ जी, नादिर भाई ये देखिए मोबाइल का जो इस्तेमाल है ना वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कॉमन और यंग एज लोग हैं ना इनमें बहुत ज़्यादा हो गया। जेनजीज बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना वो मतलब मोबाइल के अंदर ही बैठे हुए और नेटफ्लिक्स की सीरीज भी वॉशरूम में चल रही है, तो जो है ना हाजिर नहीं है वो। हाँ जी, नादिर अली का जो पॉडकास्ट है वो भी वॉशरूम में बैठ के चल रहा है। हाँ तो जो है ना ये मसला है कि हमारे यहाँ जो हम रेकमेंड करते हैं ना वो नॉट मोर देन 5 मिनट्स इन द वॉशरूम। 5 क्या है, अगर कोई आधा घंटा यूज करता है वॉशरूम नहीं तो फिर ये होता है कि जो ना आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना जो नीचे की जानिब खून की शरियानें हैं विच इज़ एक्चुअली बवासीर, उसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है और ब्लड फ्लो की वजह से वो नसें फूल जाती हैं और उसी को अनफॉर्चुनेटली हम फिर बवासीर कहते हैं। अच्छा, जब बवासीर लॉन्ग टर्म चले और वो ट्रीटमेंट ना करवाए तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उसको खून के साथ पूरी बड़ी आंत बाहर आना शुरू हो जाती है। हाय और वो फिर और ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि अवॉइड करें और मोबाइल जो है वो इस्तेमाल ना करें। नॉट मोर देन 5 मिनट्स आपके वॉशरूम में नहीं लगने चाहिए पर डे। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, इसका अगर बिलफर्ज इलाज है तो इलाज के वेज क्या हैं? एक तो सर्जरी है जी, एक लेज़र है। सर्जरी और लेज़र का भी फ़र्क बता दें मुझे। नादिर भाई सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हम बात करें दवाई के बारे में। अच्छा, कि हमारे यहाँ एक ओल्ड कॉन्सेप्ट भी ये है कि बवासीर हो गई तो सिर्फ ऑपरेशन ही होगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा। 95 से 98% पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं जी। ज़रूरत इस बात की है कि वो अर्ली पहुँचे, जल्दी आएँ, अपना इलाज पहले शुरू करें। अब जहाँ तक रही ट्रीटमेंट इन द लेटर स्टेजेस, जहाँ पे हमने कहा लेज़र और सर्जरी का, तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक के अंदर पूरा जो आपके प्रॉब्लम बाहर आ रहा है, जो बड़ी आंत बाहर आ रही है, जो पखाने की जगह बाहर आ रही है, एक के अंदर तो हम पूरा रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। जो पखाने की जगह है जिसको आप कुछ लोग कांच कहते हैं उसको, कुछ लोग उसको मोके कहते हैं, कुछ लोग उसको जो है वो दाने कहते हैं, कुछ लोग सूजन कहते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है डॉक्टर साहब, किस तरीके से होता है? क्योंकि जाहिर है आप समझ ही रहे हैं कि देखिए एक कैंची से कैसे काटते हैं भाई? मतलब वो उसको जो है जो नाइफ से और ब्लेड से लेकर उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं अंदर तक, विच इज़ एक्चुअली वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट। उसको दर्द प्रॉब्लम और महीनों तक जो है ना वो बिस्तर पे रहता है। इसके बरक्स जो अब नया जदीद तरीका इलाज है वो है लेज़र के थ्रू। और लेज़र के अंदर ये होता है कि हम जो है वो शुआएं अंदरूनी तौर पे देते हैं उसको बनिस्बत इसको काटें। ये मुंह से के थ्रू जाता है या हिप्स के थ्रू? वहीं के उसी नसों पे जो फूल गई हैं आपकी नसें, उसी पे हम शुआएं देते हैं। और शुआएं देने से वो नसें जो है ना वो बैठ जाती हैं अंदर और पेशेंट जो है ना वो उसी दिन से बेहतर महसूस करना शुरू हो जाता है। और उसके स्वेलिंग, उसके सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, पेन ख़त्म हो जाता है। पेन एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी तकरीबन आप ये समझ लें कि लेस देन 70-80% उसको पेन होता है। डॉक्टर साहब बवासीर होता है तो मेजॉरिटी, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, हकीम के पास चलो भाई, हकीम के कोई वो मिल गई, फक्की मिल गई है, फक करके खा रहे हैं हकीमी, और ये एलोपैथिक की तरफ नहीं आते, हकीमी को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते और स्टेजेस बढ़ती जाती है लेकिन वो हकीम के पास ही रहते हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? अच्छा नादिर भाई एक हालांकि दुनिया में मैं ये बात ऐड करूं कि दुनिया में ये अबद से अजल तक ये चला आ रहा है कि डॉक्टर और हकीम का तो फड्डा है। हाँ, डॉक्टर हकीम को नहीं मानेगा कभी भी। अच्छा लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। अच्छा, देखिए हकीम जो है इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती स्टेजेस के अंदर बवासीर की दवाइयाँ काम करती हैं, तभी लोग जाते भी हैं, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है। मगर ज़रूरत इस बात की, अगेन जो मैंने पहले भी बात की, तशख़ीस आपको अगर आपको नहीं हुई तो आप जो है वो उसका ट्रीटमेंट बवासीर करके उसको ट्रीट कराते रहें, मगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो तशख़ीस से जहाँ मेरी बात है कि जो हम कहते हैं ना बवासीर, जैसे हम भी अब डिस्कस कर रहे हैं कि बवासीर एक्चुअली इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, ये कॉम्प्लेक्स है डिजीज़ेस का। यहाँ पे 4-5 किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं।
जिसको अगर हम उर्दू में कहें तो एक फिशर है जिसमें जख्म हो जाता है अंदरूनी तौर पे, जिसके अंदर मरीज को जलन, तकलीफ, दर्द, खून, बवासीर का ताल्लुक नहीं है, बवासीर नहीं है वो। नंबर 2 फिर बवासीर इटसेल्फ है जिसके अंदर मुंह के बाहर आ जाते हैं। नंबर 3 है उसे हम कहते हैं फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब होता है पेशेंट को खून के बजाय पस आ जाना शुरू हो जाती है। तो इस चौथी डिजीज़ है, इसमें एनल वॉर्ट्स हो सकते हैं। एनल वॉर्ट्स छोटे छोटे पखाने के इर्द गिर्द दाने बन जाते हैं। पेशेंट कहता है वो बाहर ही हैं, मगर एक्चुअली वो बवासीर नहीं होते, ट्रीटमेंट ही मुख्तलिफ है। फिर एक अंदरूनी तौर पे होती है, उसे हम कहते हैं पॉलिप्स। पॉलिप्स गोश्त के लोथड़े होते हैं, वो बड़ी आंत के अंदर बन जाते हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली अगर तो आपको कोई और बीमारी है ना और आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बवासीर का, तो यकीनन आपको जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और आप जब आएंगे डॉक्टर के पास तो फिर वो कहेगा आपको सर्जरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर अल्लाह सबको महफूज रखे, क्योंकि कैंसर का इलाज तो खैर अब आ गया है, लेकिन कैंसर खुद ज़ाती मतलब खुद उसके नाम में एक वो बड़ा एक रोब है, डर है, खौफ है, लोग डर जाते हैं। कैंसर की भी कुछ ये मिलती हैं कि खून आना, ब्लड आना वॉशरूम से, ये उसकी भी डायग्नोसिंग में कहीं आती है? नादिर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आज का जो पॉडकास्ट का मेरा ख्याल है मकसद है ना ये पूरा हो जाएगा अगर हमने ये लोग समझ लें कि जो ब्लड का आना है पखाने के अंदर, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि बवासीर ही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ अंदरूनी तौर पे कैंसर की डेवलपमेंट हो रही हो। अल्लाह अल्लाह। और दुनिया भर के अंदर जो है ना जो इसका टेस्ट होता है ना उसे कहते हैं फीकल ऑकल्ट टेस्ट। उसके अंदर सिर्फ पखाने के अंदर खून को देख के ही ये तजवीज़ किया जाता है कि पेशेंट को क्या कैंसर के इम्कानात हैं या नहीं है। तो जो है अगेन बात वही है कि ज़रूरी बात यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, एटलीस्ट उसे तशख़ीस करवाएं कि आपको चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं वो ट्रीटमेंट और पक्कियाँ और ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस भी की कि वो चल रही होती हैं, और एंड रिज़ल्ट ये होता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो कहता है भाई ये तो आखिरी स्टेज का कैंसर है, आपको ये तो बवासीर थी नहीं शुरू से, जो आपको 4-5 साल से ब्लीडिंग आ रही थी, ये तो एक्चुअली कैंसर ही था जो ब्लड जिसमें लॉस हो रहा था आपका। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हर कोई इसको इनिशियल स्टेजेस में एक दफ़ा एवेलुएट करा ले कि उसको क्या चल रहा है तो उसकी जान बच सकती है और उसको एक ऐसी डिजीज़ से छुटकारा मिल सकता है। अगेन रिपीट करिएगा वो जो टेस्ट का नाम आपने बताया। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये कहीं पे भी ये आप अपना स्टूल लेके जाएंगे वो चेक करेगा कि इसमें ब्लड है या नहीं है, और इसमें जो है वो हम तशख़ीस कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या कैंसर और ये है टेस्ट होता कितने का अप्रोक्सीमेटली? ये तो 100-200 रुपए का टेस्ट हो जाता है। ये कोई नहीं कर रहे यार, 100-200 का कहाँ होता है डॉक्टर? ये तो आज ये इसमें सिर्फ इन्होंने ये चेक करना है कि खून इसमें मौजूद है, जरासीम या नहीं है, बस दैट्स इट। अच्छा, और कुछ भी नहीं। बाकी इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो एक्चुअल टेस्ट होता है फॉर कैंसर डायग्नोसिस वो होता है कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी। उसमें एक कैमरा डाल के बड़ी आंत का पूरा मुआयना किया जाता है, और उसमें फिर बायोप्सी लेके उसको रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, कि वो कैंसर ही है या कोई बेनाइन या बेज़रर बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े बूढ़े ज़ाहिर है बवासीर के हवाले से देसी टोटके भी बताते हैं, भाई तजर्बा है, भाई किसी हद तक बात दुरुस्त भी है, ज़ाहिर है तजर्बा भी चल रहा होता है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। उसके हवाले से ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देखते हैं? देखिए, ग़िज़ा का असरात तो हैं, हमने भी बिल्कुल, मतलब अगर आपने हैवी ग़िज़ा लेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अगर आप जो है हल्की ग़िज़ा लेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक रही देसी टोटके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तमाम बीमारियों का इलाज दुनिया में मौजूद है, तो ग़िज़ा से इलाज तो हो सकता है, किया जा सकता है, मगर बात वही है इनिशियल स्टेजेस में अगर ये इलाज हो जाए ना तो इसका मज़ा जो है वो दोनों तरफ आएगा, पेशेंट को भी आएगा कि जो है वो ठीक हो जाएगा, उसको बेहतरी आएगी, और हम भी सुकून में आएंगे कि भाई पेशेंट जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन लेके नहीं आया और ऐसी बीमारी के साथ आया जो कि ट्रीटेबल है, जिसका इलाज करना मुमकिन है और जिसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये पाइल्स की जो बीमारी है बवासीर की, दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, और क्या इस बीमारी का डायरेक्ट ताल्लुक़ ग़िज़ा से है? नादिर भाई, दुनिया के अंदर मैं तो समझता हूँ कि तमाम दुनिया के अंदर ही ये बीमारी और एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसका रेशो नहीं है? रेशो है, मैं वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो डिजीज़ की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है ना वो हमारे यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, बाहर नहीं। उसकी वजह ये है
कि जैसे किसी पेशेंट को, किसी भी शख्स को ज़रा सा भी खून आता है, वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है, उसकी तशख़ीस कराता है, उसका इलाज करना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ इसके बरक्स मामला आते हैं। सबसे पहले क्या नंबर आता है? हकीम का। दूसरे नंबर पे आता है कि होम्योपैथिक से इलाज करा लो। तीसरा आता है फिर गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाओ। होम्योपैथिक ना फ़ायदा ना नुकसान। गली मोहल्ले के पास डॉक्टर के पास चले जाओ, फिर आखिर में जब कहीं से भी फ़ायदा नहीं होता तो फिर डॉक्टर के पास। तो ये वजह है कि मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है, उसका बस ट्रीटमेंट, इलाज सही तरह से अगर हो जाए तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है काफ़ी देर से, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप मतलब ये ना समझिएगा कि मैं कोई चीटेबाजी कर रहा हूँ या प्रैंक कर रहा हूँ या कोई तफरियाँ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल, स्टूल हर किसी को अलग अलग किस्म का आता है जी, इसका भी कोई ताल्लुक है? अच्छा स्टूल आने का भी कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल नादिर भाई, अगर किसी को लूज स्टूल है, लूज स्टूल किसे कहते लूज हैं? मतलब बिल्कुल पानी की तरह है, पानी की तरह, या मतलब फिर किसी दोनों को नल सख्त खुले है, हुए? हाँ दोनों नल खुले हुए, या फिर किसी को सख्त है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे ग़िज़ा से है। वैसे जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसी की वही हमने रिमूव करना है। हाँ। तो जो हम ग़िज़ा लेते हैं, अगर तो वो इस किस्म की है जिसमें मिर्चें और कहते हैं गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो फिर हार्ड स्टूल आएगा। हार्ड स्टूल आएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर जो है नॉर्मल स्टूल आएगा, हम कोई अच्छी फाइबर की, अच्छा, हार्ड स्टूल भी प्रॉब्लम है? हार्ड स्टूल ही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, एक्चुअली हार्ड का मतलब है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है, और कब्ज प्रॉब्लम है, बवासीर की वजह बनता है। ठीक है, तो फिर कौन सा स्टूल सबसे अच्छा है कि बंदा बोले कि यार मैं हेल्दी हूँ? ऐसा स्टूल कि जिसके जो नॉर्मल हो, जिसके अंदर आपको जोर ना लगाना पड़े, जो कि ऐसा हो कि जो आपको तकलीफ ना दे निकलते हुए, ऐसा स्टूल जो कि तकलीफ ना दे और इजीली पास हो जाए विदाउट स्ट्रेनिंग। और हर बंदे को वॉशरूम अपना देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या आउटगोइंग क्या है, खून है या नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कि बंदा जो करे अपने किए पे पानी भी डालो। समझ रहे बात को? ये तरीका भी है और देखो भी। कुछ लोग होते हैं, तौबा डॉक्टर साहब, मैं कानों को हाथ में दुनिया ट्रैवल की है, मैं सेंधे बड़े बड़े, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, पानी नहीं डालते। अल्लाह अकबर, मतलब वो भी कौन किस माँ का बच्चा है, और वो चले जाते हैं। अक्सर आपने ये विटनेस किया होगा ये स्टेशंस में और यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तौबा, मतलब उनको ये मज़ा आता है कि भाई मैंने पानी नहीं डालना। इस चीज़ पे भी ज़रा सा लपकुशाई करते हैं, एक मैसेज देते हैं कि पानी डालो भाई। पानी की एक तो कमी है हमारे ना कराची। बहुत अच्छे, मतलब है कर जाओ, डालो नहीं है। अगर तो नल में पानी आ रहा है तो एटलीस्ट आप तो कर दो। ऐसे बंदों की लोटों में एल्फी डाल देनी चाहिए। अगर एल्फी डालोगे तो क्या होगा? लेकिन बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। डॉक्टर साहब, मेरा दिल कर रहा है कि आपके साथ रैपिड फायर करूं। बड़ा कोई हैंडसम आदमी है माशाल्लाह से जी। और मुस्कुराने वाले डॉक्टर हैं। बहुत कम डॉक्टर मुस्कुराते हैं, वरना डॉक्टर रुलाते हैं। डॉक्टर साहब, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी या पुलाव? बिरयानी तो हमारा नेशनल है, बट ये कि पुलाव इज़ बेटर देन बिरयानी। ओपन सर्जरी या लेज़र? लेज़र एवरी टाइम, हर पेशेंट के लिए इट्स वेरी गुड, बहुत पेन कम और सारे फायदे उसमें है। सबसे खतरनाक चीज़ जो लोग करते हैं? सबसे खतरनाक चीज़, वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। जेनजी के अंदर ज़्यादा है, आगे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। ये सर जेनजी से निकल गई है बात, ये मिलीनियर पे भी चली गई है और ये बूमर पे भी चली गई है। ये वो जो हाँ जी 80 की पैदाइश वालों की, उनके अंदर भी आ गई है। और मैं हाँ, बुजुर्गान लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा। अच्छा जी, पेशेंट का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? मैंने दवाई प्रॉपर ली है मगर आराम नहीं आया। सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ जो पेशेंट देता है? मेरे भाई की, बहन की, मेरे चाचा की, कुछ किसी की शादी है, कुछ इवेंट है, मैं जो है ना बाद में ट्रीटमेंट कराऊंगा इसका आके। सबसे लॉयल पेशेंट कौन होता है? मेरे ख्याल से पेशेंट आ जाए ना मेरे पास और हम उसको अच्छी तरह से एंटरटेन कर दे तो वही लॉयल पेशेंट है मेरे लिए। तो है, लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों का माशाल्लाह जाहिर है आप लोगों का काम है, लेकिन अगर सभी ठीक हो जाएंगे फिर कैसे चलेगा आपका? आप तो कहेंगे ना क्लिनिक खोल के भाई बिस्मिल्लाह कोई तो आए बीमार। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ में ना बड़ा एक अच्छी बात है, डॉक्टर ये खोल के बैठे हुए हैं, समझ रहे बात को, कसाई अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, गोरखान भी बैठे हुए हैं, मुर्दा है दफना है, समझ रहे हैं बात को। सिर्फ ख्वाजा सर आए
जो सिर्फ खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के घर में खुशी आए। ख्वाजा सरा सबसे अच्छा है। अच्छा जी, सबसे लॉयल पेशेंट कौन होता है ये आपने बता दिया। सबसे थका देने वाला सवाल जो लोग पूछते हैं, सबसे थका देने वाला सवाल यही होता है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा। पेशेंट की सबसे अजीब और गरीब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ये होती है कि आप जो है ना हमारे जो डिस्चार्ज कार्ड है या हमारे इसके कार्ड है ना जो पेपर, उस पे ये ना लिखे कि हमें बवासीर है, ये लिख दें कि पित्ते की सर्जरी हो रही है। अच्छा, शर्माते हैं। ओए होए, ज़्यादा ओए होए। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो किसी पेशेंट ने दिया हो? बस वो ज़्यादातर लाइन तो लोग मारी? यही बोलते हैं। लाइन मारी? लाइन क्या मारेंगे कोई औरत ने? नहीं नहीं। तो वॉशरूम में मोबाइल आप खुद भी यूज़ करते हैं या नहीं? सच बताइएगा डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ ना, मुझे तो मालूम है क्या क्या इश्यूज होने वाले हैं इससे, तो आई अवॉइड। अपनी फील्ड को एक इमोजी दें, डॉक्टर की फील्ड को। पीच, क्या कहते हैं, आड़ू। वो एक चीज़ जो हर पाकिस्तानी गलत करता है। गलत करता है, पानी कम पीता है। मर्द या औरत कौन ज़्यादा शर्माता है? मर्द। मर्द ज़्यादा शर्माता है। मर्द शर्माता है। मर्द शर्माता है, ओए हो। बताते हुए नहीं कि भाई डॉक्टर ये साहब, मसले इसके हैं। पीछे रीज़न है। अब देखिए, वो पाइल्स के लिए आया, अब जाहिर है जो जगह है, जो तकलीफ़ की जगह है, वो एग्जामिन होगी। बिल्कुल भाई मुंह बोलेंगे तो मुंह चेक होगा, आँख बोलेंगे आँख, कान। जी। उल्टे लेट जाओ बेटा। उल्टे लेट गए और थोड़ी देर के बाद महसूस हो रहा है कोई टच कर रहा है। ये मर्द की आप समझ लें कि आप समझते हैं, आप खुद भी मर्द है, कि मर्द सिर्फ हर जगह नहीं उतार सकता पैंट। ये आप समझते हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये मर्द इसलिए ज़्यादा शर्मा रहा है। ये मैंने खोल के आपके मेरा ख्याल ये है कि ख़वातीन के अंदर जहाँ पे है ना, तो उनके बच्चे की पैदाइश और सारी चीज़ें इतनी उनके लिए आम हो गई हैं कि वो इस चीज़ से फिर शर्माती नहीं है, बता देती हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो अपने मामलात को वैसे ही डिस्कस इजीली कर पाती है अपने डॉक्टर के साथ। औरत बवासीर का मसला मर्द डॉक्टर को दिखा सकती है, अब वो सारा एग्जामिन भी करेगा और सारा प्राइवेसी और पर्सनल सारी चीज़ों को देखेगा। ऐसा होता है? अच्छा देखिए, ये तो हमारी दीन की तरफ से भी इजाज़त है इस बात की कि आपको अगर कोई ऐसा मसला है कि जिसके लिए अवेलेबिलिटी और नहीं है फीमेल डॉक्टर की, या आपके कैसे ऐसे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं कि जो इस चीज़ का माहिर है और ख़वातीन अवेलेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल इलाज करवा सकते हैं। ख़वातीन अवेलेबल नहीं है तो खातून डॉक्टर अवेलेबल यही है, नहीं लेकिन है। दीन पहले यही कहता है कि सेम जेंडर available हो है और तो फिर अवेलेबिलिटी बिल्कुल। पहले कोशिश करे बिल्कुल। कि ख़वातीन है तो ख़वातीन की तरफ जाए, मर्द है तो मर्द की तरफ जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मर्द ज़्यादा शर्माते हैं औरत से, बिल्कुल ऐसे ही ये भी है। और जब बवासीर ठीक हो जाता है तो उसके क्या साइंस हैं? एक तो यही है कि ब्लड नहीं आएगा वॉशरूम में, और क्या साइंस हैं ठीक हो जाने पे? आपको इजीली स्टूल पास होगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। आप जो है जो वॉशरूम है उसकी कंसिस्टेंसी या उसका नॉर्मल हो जाएगी, हार्ड नहीं रहेगा स्टूल। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि मतलब पेन ख़त्म हो जाएगा, आप नॉर्मल की तरफ महसूस करना, अपने आप को लाइटली महसूस करेंगे, जाएंगे वॉशरूम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अच्छा, वॉशरूम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ये चीज़ भी मुझे ज़रा बता दें कि खाने के बाद कितनी देर बाद वॉशरूम आना नॉर्मल है? मिसाल के तौर पे कुछ लोग खाना खाते हैं और खाना हाथ धोने जा रहे हैं और वहीं पे बुरा पटक दिया समझ रहे बात को? एक ये भी मामला, बहुत जल्द क्विक सर्विस चल रही है उनकी ना। एक ये है कि 15 मिनट बाद ना बंदा यूँ बहाने से गया है और थोड़ी गैस हो रही है यार, गैस हो रही है, गैस खारिज कर रहा हूँ, और वो वहीं से बाथरूम में घुस गया। एक ये भी 15 मिनट का भी गैप आता है। कुछ लोग होते हैं जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे वॉशरूम की हाजत नहीं हो रही। तो नॉर्मल क्या है? मेडिकल साइंस क्या कहती है? नॉर्मल ये है कि वंस अ डे आपको स्टूल पास करना मस्ट है। वंस अ डे। अब वो चाहे फौरी, अगर 2 दफ़ा भी आ जाए तो वो अच्छा है, बेहतर है, मगर कम से कम 1 दफ़ा स्टूल डेली आना चाहिए। फिर वो भले खाना खाने के फौरन बाद आए या 15 और अगर मिनट के किसी बाद को आए, 5 दफ़ा आ रहा है तो वो तो मोशन की ज़मरे में आएगा। अच्छा, वो उसका मतलब है कि कुछ थोड़ा सा आंतों के ये अंदर आपके issue है। सामने बंदा बैठा हुआ है, ज़रा ज़्यादा स्टूल हमें आ जाता है, कभी कभी 3 दफ़ा भी आ जाता है, 4 दफ़ा भी आ जाता है, डिपेंड ऑन द इनपुट। हाँ जी, समझ रहे हैं? ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके जहनी कैफियत क्या है, आप कितना सोच कितना रहे, जितना दिमाग चलेगा उतनी आते चलेंगे। यकीन करें, अभी वॉशरूम का जिक्र हो रहा है, मेरे को आ गया आप यकीन करें, मैं रेडी हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये है मेरे अंदर डॉक्टर साहब 2-3 ऐसी सलाहियतें जो मेरे सर्कल में कहीं नहीं है।
मतलब आप मुझे बोलें सो जाओ, मैं आपको 60 सेकंड के अंदर सो के दिखा सकता हूँ और खराटे मारूंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर है। मैं अपने आप को खुद, मेरा नफ्स को कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे वॉशरूम, मिसाल के तौर पे मैंने कहीं खाया और लॉन्ग ड्राइव पे मैंने जाना है, तो मैं कोशिश करता हूँ यार पता नहीं आगे ना आ जाए, डिस्टर्ब होऊंगा, प्रॉब्लम में आऊँगा, बुरा पटक दो। तो हम ये कर लेते हैं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, वॉशरूम नहीं आ रहा लेकिन मैंने कर लिया। ये डॉक्टर साहब ये एक चीज़ ज़रा आप तहकीक करें जाके मेडिकल साइंस से। देखिए मैं वही आपको बताया कि जब दिमाग ज़्यादा चलेगा ना तो आते भी तेज़ चलेंगी। आप माशाल्लाह क्रिएटर हैं, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं और क्या किया जा सकता है, किस तरह कंटेंट को वायरल किया। तो ये आपकी आंतों को भी असरअंदाज होता है और आपकी मूवमेंट जो है गट की ज़्यादा तेज़ रहती है, जिसकी वजह से आता है। ये नॉर्मल है, दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल, इसके लिए परेशान होने की दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक बेहतरीन हमारे सामने डॉक्टर हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है पॉडकास्ट की हिस्ट्री में बवासीर पाइल्स पे शायद हम ही बात कर रहे हैं, लोग नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करते, लेकिन ये बड़ा अहम इशू है। डॉक्टर साहब का मैं एक तारुफ करा दूं, आप कंसल्टेंट सर्जन पाकिस्तान के फर्स्ट लेज़र प्रोटोकॉलोजिस्ट हैं जी। इतनी मुश्किल चीज़ बोलिए। मैं जी बिल्कुल पाकिस्तान का पहला लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ और 2021 में मैंने ये जो है अपना सफ़र स्टार्ट किया था। मैंने देखा ये कि जब मैंने अपने 2019 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पे वीडियोस डाली, वीडियोस हर टॉपिक पे थी, हर चीज़ को मैं फोकस कर रहा था, बट पेशेंट्स का जो मेरे पास जो पेशेंट्स विज़िट कर रहे थे मुझे, वो ज़्यादातर पाइल से थे। तो मैंने कहा ये जो चीज़ है, ये जो बवासीर के मामलात हैं, ये इतने कॉमन हैं और बवासीर जो है वो हर दूसरे शख्स में मौजूद है और उसके लिए कोई एग्जैक्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो मैंने इसी पे मज़ीद काम करना शुरू किया। मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर एक लेज़र की कमी है जो दुनिया भर में चल रही है, 2011-2010 से हमारे पास नहीं है, तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर साहब आप बैठते कहाँ हैं? मैं हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल में होते हैं कराची। और इस पॉडकास्ट से कोई अगर आपसे रब्ता करता है, कोई डिस्काउंट वगैरह अनाउंस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो ये पॉडकास्ट देख के आएगा इंशाल्लाह ताला उसके लिए सर्जरी और कंसल्टेशन पे जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जितना मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट हो सकेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बड़ा अहम पॉडकास्ट जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, और अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंदी, तंदुरुस्ती के साथ, ईमान के साथ महफूज रखे। और एक रिवायत याद आ रही है, गालिबन ज़ईफ़ है लेकिन ज़ईफ़ रिवायत भी फ़ज़ाइल के बाब में चल जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से पूछा कि यार अब अगर तेरा कोई रब होता तो तू क्या मांगता? तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा मैं तंदुरुस्ती की दुआ मांगता। माशाल्लाह, क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।